सीरियसली प्रैक्टिसेस भी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभय को आर्यन ने भी ज्वाइन इन किया है, तो आर्यन आपको ही बोलूंगा, सिर्फ आप 2 जने हो जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, बाकी सब ऑफलाइन आ गए। सो इफ पॉसिबल फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन, इवन फॉर दोज हु आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, आप लोग ऑफलाइन आगे क्लास करेंगे तो इट विल बी मच बेटर, बिकॉज़ द वंस हु हैव स्टार्टेड डूइंग दिस दे कैन टेल यू द डिफरेंस। ओके, तो देखिए कल की डेरिवेशन से आगे स्टार्ट करता हूं। कल हमने एंड में ये डिराइव किया कि अगर फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो देखने में लग रहा है कि देयर आर टू फंक्शंस, वन ऑफ साइन वन ऑफ कॉस, but the basic condition for SHM was it should be representable in the form of single sine or single cosine function. So what we did was, knowing that sine of A plus B is equal to sine A cos B plus cos A sin B, we planned accordingly. यहाँ पे sin है तो I need a term of cos, तो मैंने A को पुट किया कैपिटल A cos phi और B को पुट किया कैपिटल A sin phi, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी cos की टर्म। सो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें फंक्शन क्या मिल गया, ft becomes equal to a sin of omega t plus phi। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कल हम सॉल्व कर चुके हैं, a कॉमन आ जाएगा sin ओमेगा t के साथ cos phi और cos ओमेगा t के साथ sin phi। सो ओमेगा t a का रोल प्ले करता है, phi b का रोल प्ले करता है, तो रिड्यूस बैक करते हैं तो दैट गिव्स यू sin of omega t plus phi। But a and phi are unknown for us. So what we do is squaring and adding करते हैं, तो a square plus b square becomes equal to capital A square. Look at it carefully. A square plus b square is equal to capital A square because cos square phi plus sin square phi becomes 1. So this gives me a as under root of a square plus b square. Now divide second by first. ये आपको खुद अब अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अच्छा, I want to find phi. How can I? If I go for a division, sin by cos becomes tan and a gets cancelled. So that's okay. Tan phi becomes equal to b by a. That gives you phi as tan inverse b by a. ये दोनों चीजें उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। So final expression is under root of a square plus b square sin of omega t plus phi is tan inverse b by a. Now this is something that you should know properly. आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। So under root a square plus b square sin of omega t plus tan inverse b by a. That was it. अब आज की जो क्लास है वो हम फोकस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज को अंडरस्टैंड, राइट? So this class is going to focus on all these terms. तो आप लिखना शुरू करें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि we'll have to use the word amplitude. Let's first try and understand what exactly it means. लिखें some important terms used to study SHM. Important terms to use to study SHM. यहाँ मैं फिर से एक बार बोलूंगा, जो स्टूडेंट्स 10 to 11:30 वाली क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, दे मस्ट फिक्स अप अ टाइम जिसमें आप वो क्लास हर रोज जरूर करें, राइट? ये मैं अभी बच्चों को बता रहा था कि ये वाली क्लास मैं फिर भी अब आराम से चला सकता हूँ बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बट जो 10 to 11:30 वाली क्लास है वो क्लास थोड़े पेस पे चलेगी। ये मानो एक महीने में आपका इलास्टिसिटी से लेकर और जो अभी पढ़ा रहा हूँ इससे भी आगे तक का पार्ट में उसमें कवर करना। So be on toes for that class 10 to 11:30, not to be missed at any cost. और जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, उसका पूरा यूज करो। जैसे आज मैंने इलास्टिसिटी समझाया, यंग्स मॉडुलस समझाया, तो आप बल्क के क्वेश्चंस मत करो, रिजिडिटी के क्वेश्चंस मत करो, अलग से देखो उसके अंदर बेसिक इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस और यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चंस। Go and do those questions. It's gonna help you. Fine? So do not miss out. अब लिखते हैं जरा सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म डिस्प्लेसमेंट। अब कहने को तो डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? भाई मीन पोजीशन हमने डिफाइन कर दी, दिस इज मीन पोजीशन। ये लेफ्ट एक्सट्रीम है पॉइंट ए, पॉइंट बी इससे राइट एक्सट्रीम, ठीक है? मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड राइट एक्सट्रीम।
अब मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितने डिस्टेंस के ऊपर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे उसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर वो पॉजिटिव साइड पे डिस्प्लेस्ड है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव एंड यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस्ड है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। दैट्स इट। लिखे, राइट डाउन। डिस्प्लेसमेंट एसएचएम के रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं, लेकिन इट मे बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, may be defined as shortest distance of oscillating particle, shortest distance of oscillating particle from mean position, from mean position at a given instant of time, at a given instant of time. आप चाहो तो सपोर्ट के लिए डायग्राम बना सकते हो। A is left extreme, B is right extreme, X is displacement. लिखते जाएं। फाइन, अब मेंशन कर दीजिए displacement is positive, displacement is positive towards positive extreme, displacement is positive towards positive extreme and is considered negative towards negative extreme. So positive towards positive extreme, negative towards negative extreme. Clear? चलिए, आपको स्टेटमेंट समझ में आई जो मैंने बताई, डेफिनेशन क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से। इट में बी डिफाइंड एज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छे समझ में आ गया? मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, उसका आंसर करने की कोशिश। देखिए, ये मीन पोजीशन है, ए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और बी भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने पार्टिकल को बी से ही रिलीज किया और ये यहां से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चला गया। क्लियर? पार्टिकल को मैंने एक्सट्रीम से रिलीज किया। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को मैंने ऐसे उठाया, ये 10 सेंटीमीटर है और रिलीज कर दिया, वो 4 चल के आ चुका है। अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? रेज हैंड टू आंसर, रेज हैंड टू आंसर। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये 10, ये भी 10, यहां से रिलीज किया तो 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो चुका है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट राइट नाउ ड्यूरिंग दिस एसएचएम? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? कोई तो 4 सेंटीमीटर भी सोच रहा होगा? नहीं? बहुत अच्छा। अगर आप में से किसी ने भी 4 सेंटीमीटर नहीं सोचा, नथिंग लाइक दैट, तो ये उनके लिए जो 4 सोच रहे, डेफिनेशन ध्यान से सुनो। अगर मैं एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा हूं तो इट हैज टू बी सीन फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सट्रीम से छोड़ सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट मीन से कहो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बता दें। वेरी गुड। सो द डिस्प्लेसमेंट हियर इज 6 सेंटीमीटर। होप इट्स क्लियर टू यू। वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने ये सब बताया तो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो किस चीज के बारे में, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि एसएचएम सिर्फ एक पार्टिकल का ऐसे ऐसे मूव करना ही एसएचएम नहीं है। एसएचएम इस दुनिया में पता नहीं कितनी चीजों का हो रहा होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर हम साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव मेरे और आपके बीच में जो मीडियम है, एयर है, उसके थ्रू ट्रेवल करके आ रही है। जब साउंड वहां से ट्रेवल करती है तो वो कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता था वो सुनते समझते याद करते जाए साथ साथ। साउंड का प्रोपेगेशन कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। याद करो, 9th में आपने पढ़ा होगा, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जब पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं वो ट्रांसवर्स। राइट? तो मैं उसकी बात करूंगा। सो साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। अब समझना, जब साउंड वेव मुझसे आप तक ट्रेवल करके आ रही है तो क्या बीच में कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं? याद करो, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती है तो कहीं पे तो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, कहीं पे उनके बीच की सेपरेशन ज्यादा हो जाती है।
So this is called compression, this is called rarefaction, rarefy हो जाता। Done? So अब सोच के बताओ कि साउंड वेव की ट्रेवलिंग की ड्यूरिंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव की ट्रेवलिंग की ड्यूरिंग ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहे हैं, तो क्या प्रेशर में वेरिएशन आ रही है? आपको क्या लगता है बीच में मीडियम में प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली हो रहा है। जहां पे पार्टिकल्स पास आ गए वहां हाई प्रेशर हो गया, जहां दूर दूर हो गए वहां पे लो प्रेशर हो गया। हो रही है प्रेशर की वेरिएशन। तो अगर आपको ये प्रेशर की वेरिएशन पढ़ा दी जाए तो आप साउंड के बारे में समझ जाओगे। यानी साउंड वेव की प्रोपेगेशन को प्रेशर एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके, प्रेशर चेंज को एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके समझा जा सकता है। यानी कि साउंड को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एक्स की बजाय चेंज इन प्रेशर को बनाया। दूसरा एग्जांपल इससे से लिखो, क्या इस कंप्रेशन रेयरफेक्शन की के ड्यूरिंग डेंसिटी चेंज कर रही है मीडियम? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पे हम देखें तो एक जगह तो दो बेंचेस पे दो ही बच्चे बैठे हुए हैं और एक जगह दो बेंचेस पे चार बच्चे बैठे हुए हैं। तो डेंसिटी का मतलब समझते हो ना? सो जहां कंप्रेशन हुआ वहां डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जहां रेयरफेक्शन हुआ वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई। That means during this propagation of sound wave through the medium, we can also talk about change in density. So sound wave को समझने के लिए change in density के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। यानी change in density can be one of the functions used to study propagation of sound. So propagation of sound समझना है तो दो displacement functions बनाए, तीन displacement functions बनाए जा सकते हैं। एक particles का displacement function, दूसरा change in pressure का displacement function और तीसरा change in density का displacement function। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि सिर्फ एक्स ही डिस्प्लेसमेंट फंक्शन नहीं होता, ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से आप किसी वेव को स्टडी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा। अब ट्रांसवर्स की तरफ चलते हैं। आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुनी है? कैन यू नेम एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 10th में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स में? अरे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन, नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐड ऑन करता हूं। लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बीइंग साइंस स्टूडेंट इसका टेस्ट नहीं देना, पर पता तो होना ही चाहिए ना यार। कहीं खड़े हो जाओ और कोई इस बारे में बात करने लगे तो कहां पढ़ते हो? अच्छा, तो वापस आते हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर पता होना चाहिए। आपके मोबाइल में जो वेव्स आ रही है जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कौन सी वेव्स है? आप रेडियो वेव्स बोल दो चलेगा, ठीक है। आप एफएम सुनते हो, वहां जो वेव्स आ जा रही हैं वो भी कौन सी है? रेडियो वेव्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आप जो देख पा रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहीं पे हीट थेरेपी करनी हो तो क्या करेंगे? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक्स रेज, गामा रेज आप समझो। तो ये सब कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सोचो नाम में क्या रखा है, काफी कुछ रखा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। एक्चुअली में अगर हम ऐसा डिस्कस करें कि इस तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करके आ रही है तो उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से ऑसिलेट। सच अ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, जिसमें अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अभी आपको ये याद नहीं करवा रहा हूं, आप सिंपली समझते जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन को समझ के उस वेव के बारे में समझा जा सकता है। यानी वहां पर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सोचो कहां से शुरू किया था और कहां पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एसएचएम जो आपने पढ़ना है उसमें हमेशा आप सही थे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बताना जरूरी था तो उसे लिखवा देता हूं, आपको क्लियर होगा। लिखे स्टार मार्क करके लिखे। इन एक्चुअल displacement function is basically variation of a physical quantity used to study simple harmonic oscillations or propagation of a wave.
और प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव, दोनों चीजें आ गई अब इसके अंदर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लिखें प्रेशर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन may be considered displacement functions to study propagation of sound. Done? तो लिखे whereas electric field and magnetic field are used as displacement function. Electric field and magnetic field are used as displacement function to study propagation of electromagnetic wave. ठीक है, आई होप अभी आपको काफी हद तक क्लियर हो गया कि किसी भी चीज को वेव प्रोपेगेशन को समझने के लिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन को यूज किया जा सकता है वो बन जाता है अपने आप में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, बिकॉज इट्स वेरिएशन इज यूज्ड टू स्टडी। चलिए वापस आते हैं। अब आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया कि कहीं से भी चले पार्टिकल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होगी? मेन पोजीशन। वेरी गुड। सेकेंड लिखिए एम्पलीट्यूड। Amplitude is represented by A, capital A. Amplitude क्या है? Maximum possible displacement from mean position is called amplitude. लिख दीजिए। It may be defined as maximum displacement from mean position. May be defined as maximum displacement from mean position. तो इधर भी A और इधर भी A, दोनों तरफ A आ जाएगा। अब याद रखें लेफ्ट एक्सट्रीम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट माइनस A है, एम्पलीट्यूड तो A है, याद रखें एम्पलीट्यूड तो A है, लेकिन लेफ्ट एक्सट्रीम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? माइनस है, और राइट एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? प्लस है। डन? क्लियर? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आप समझ सकते हैं। ऐसे और समझना, मेन से एक्सट्रीम तो आपने बता दिया, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा क्या डिफाइन कर रहा है? एम्पलीट्यूड, वो भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम पीरियड। थर्ड वन, टाइम पीरियड। यस, लास्ट लाइन ये थी कि जब एसएचएम एग्जीक्यूट होगा तो दो एक्सट्रीम्स के बीच में होगा, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का टोटल डिस्टेंस जो है उसका आधा क्या बन गया? एम्पलीट्यूड। यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a। आप चाहो तो लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स इज 2a। डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स इज 2a। ठीक है, नाउ वी मूव अहेड फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज कैपिटल T। तो आप जानते ही हो टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वो तो चलता था सर्कुलर के लिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? ऑसिलेशन। वो टाइम जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर मैं एक पेंडुलम को ऐसे रेज करके रिलीज करूं तो यहां से जाना और फिर वापस आना, इस जाने और आने को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। कौन से 4 पार्ट्स? एक तो एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से अदर एक्सट्रीम, वापस मीन, वापस एक्सट्रीम। क्या जो मैंने 4 पार्ट्स डिवाइड किए चारों में टाइम टेकन इक्वल होगा? यस, एग्जैक्टली, राइट। तो आप ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ये वो चारों क्वाड्रेंट्स है, आगे समझे? तो इसीलिए कल और परसों की क्लास में मैंने बहुत टाइम लगाया वो साइन और कॉस को चारों क्वाड्रेंट्स को घुमाने में, आपको समझाने में, है ना। 0, 1/√2, 1, फिर 1/√2, 0,
फिर -1/√2 -1, फिर -1/√2 और 0 करके इस तरह से मैं समझा। चलो वापस आता हूं। आपको ये स्प्लिट करके अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम t/4 होगा, जिसमें t क्या है? टाइम पीरियड। फिर मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम भी t/4, वापस t/4, वापस दैट्स इट। लेकिन t को समझते हैं, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, वापस उसी एक्सट्रीम पहुंच गए। अब मैं एक डेफिनेशन बोलता हूं, मुझे बताना वो सही है। टाइम पीरियड में भी डिफाइंड एज मेन पोजीशन से डिफाइन किया। ठीक है, सिचुएशन दे रहा हूं, मैंने एक पार्टिकल को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया। अब मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड में भी डिफाइंड एज द मिनिमम टाइम in which the particle will reach back to the mean position। क्या ये सही डेफिनेशन है कि नहीं? जब तक आप डायग्राम के बारे में नहीं सोचेंगे आपको समझ में नहीं है। क्या ये कहना कि एक पार्टिकल जो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ है उसका मीन पोजीशन पे वापस आने में जो मिनिमम टाइम लगेगा, इज दैट टाइम पीरियड? यस और नो? नो नो, राइट? नो क्यों है? मीन पोजीशन से शुरू होकर एक्सट्रीम गया, वापस मीन आ गया, अरे ये तो आधा ही हुआ। जैसे ही आप t/4 वाली बात समझ जाओगे तो आपको क्लियर होने लगेगी। यहां से शुरू करके t/4 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 t/4, अरे तो 4 बार आना चाहिए था, ये क्या हुआ? t/4 t/4, ये तो आधा हुआ। इसीलिए मीन पे पहुंचना ही डेफिनेशन नहीं है। मीन पे पहुंचे तो पर ट्रेवल सेम डायरेक्शन में करना। देखो ध्यान से, इधर गया था ना, t/4 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 t/4, अब जाके सेम पोजीशन पे सेम डायरेक्शन में पहुंचा है। ये पॉइंट डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि ये मीन की बजाय किसी और पॉइंट पे भी डिस्कस हो सकता है कि पार्टिकल यहां से चला था, वापस यहां पहुंच गया, बताओ टाइम पीरियड हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो। जैसे यहां से ऊपर जा रहा था, यहां से ऊपर गया, वापस यहां आ गया, ये थोड़ी ना टाइम पीरियड है। ऊपर गया, वापस गया, अब वापस यहां सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। तो आपको वो लिखना होगा, लिखिए जरा, लिखिए। It may be defined as the time taken to complete one oscillation. May be defined as the time taken to complete one oscillation. One oscillation. ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी जो आप एग्जाम में यूज करो। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरी बात लिख पा रहा हूं, और करके लिख दीजिए। देखिए, टाइम आफ्टर मिनिमम टाइम आफ्टर विच oscillating particle reaches back to initial position traveling in same direction, क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई बार मिस आउट हो जाती है, इनको होने नहीं देना आपने। मीन से गया, वापस मीन पे आ गया, बात नहीं बनी, मीन पे तो पहुंच गया लेकिन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये दैट्स कॉल्ड टाइम। ठीक है, तो वंस t/4 वाली बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो इसी के अंदर देखो, ये o लिख लेता हूं, दिस इज a, दिस इज b, तो मैं लिख सकता हूं t OA इज इक्वल टू t, देखो o से a गया, वापस A2O, t OB, t BO, ये सब क्या है? t/4। यहां से यहां जाना, वापस आना, यहां जाना, वापस आना, ये चारों इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? t/4। डन। इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा अभी आपको करने के लिए, लिखिए जरा। The time period is 4 seconds. Time period is 4 seconds. आप बताइए, what is the time taken in going from one extreme to the other extreme? What is the time taken in going from one extreme to the other extreme? आंसर कर दो। 2 seconds, बहुत ही आसान है। So 4 सेकेंड आपको दिखाई दिया, आपने फटाफट इसको t/4 किया, आपको दिखा कि 1 सेकेंड हो गया। अब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम आधी ऑसिलेशन हो गई, 2 क्वार्टर्स कवर हुए, सो 2 सेकेंड। डन है? ऐसे ही मीन पोजीशन का डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जाकर वापस आने का टाइम कितना होगा।
टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम एंड कमिंग बैक अगेन 2 सेकंड्स। अब क्लैरिटी आ गई वो t/4 वाली। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है डियर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड समझ में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लिखिए जरा फ्रीक्वेंसी। अबे यार तेरे नाम से कोई दोबारा एंटर करना चाह रहा है? अबे देख ले, तेरे नाम से कोई और एंटर करना चाह रहा है। अगर आप ही हो तो पहले यहां से एग्जिट करो। हाँ अब ठीक है, चलिए देखें। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू से रिप्रेजेंट। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप एफ या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डेफिनेटली 1/t, 1/t। तो क्या है फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। लिख दें, number of oscillations in 1 second, number of oscillations in 1 second is known as frequency. Number of oscillations in 1 second is known as frequency. तो आप frequency को 1/t लिख देते हैं। That's it. अब लिखिए फिफ्थ, angular frequency. Angular frequency, angular frequency का सिंबल ओमेगा है। अब लिखने को तो आप इसे डायरेक्टली 2π/t भी लिख सकते हैं या 2π into न्यू भी लिख सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 2π/t भी लिख सकते हैं और 2π into न्यू भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ 1/t इज न्यू। पर डिफाइन करने के पॉइंट से आप देखिए जरा, 2π का एंगल t टाइम में कवर होता है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल कवर होता है, बेसिकली वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लिख दें, इट मे बी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, may be defined as angular displacement per second। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। तो इन सब में आपको कोई परेशानी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपको क्लियर हो गए, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या 2π into न्यू कंसीडर करें। अब आता है एक्चुअल फेज के बारे में। फेज क्या चीज है, मतलब मैं इतना हाइप क्यों कर रहा हूं उसे, क्योंकि आप अपना डिस्प्लेसमेंट भी देख पाते हो। आप इक्वेशन से बड़ी आसानी से कंफर्टेबल है भाई, जो भी स्मॉल टी के साथ लिखा होगा वो 2π/t होगा, वहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। अब ये फेज क्या चीज है, लिखिए जरा फेज। फेज को यूजुअली फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइ। लिखें, it may be defined as argument of sinusoidal function, may be defined as argument of sinusoidal function used to express simple harmonic motion, may be defined as argument of sinusoidal function used to express simple harmonic motion। SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उसमें साइन और कोसाइन फंक्शन का जो एंगल होता है, एंगल को आर्गुमेंट कहा जाता है, वो बेसिकली फेज होता है। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन xt इज इक्वल टू a से साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। अब इसमें सब कुछ कवर करूंगा, xt इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। ध्यान देना, xt को क्या लिखूं, x क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, so it is displacement which is a function of time, क्योंकि पार्टिकल जब मूव करेगा तो कभी मीन पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, एक्सट्रीम पे होगा तो प्लस से होगी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एक्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है,
प्लस ए या माइनस ए। मेरे ख्याल हमें से हर कोई जानता होगा कि साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 -1 होती है, राइट। सो साइन वाली वैल्यू +-1 हो सकती है, x की वैल्यू +-a बन जाएगी। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर। होप इट्स क्लियर। सो देखिए ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है। साइन के बाद जो ये आर्गुमेंट है, ये पूरे का पूरा दिस इज फेज, फाई से इसको रिप्रेजेंट। तो बेसिकली मेरे लिए फाई आ गया, इक्वल टू +5। डन। सो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लिखते जाओ सारा, फेज, फेज इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यू मस्ट राइट एवरीथिंग। अभी तक तो मैं फेज के बारे में जो भी बता रहा हूं सब मैथमेटिकल चल रहा है, अब इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, ठीक है। ये फेज हमें बताएगा क्या? लुक एट दिस केयरफुली। डिस्प्लेसमेंट के सामने जो एम्पलीट्यूड लिखा है वो तो फिक्स है। जैसे जैसे ओमेगा, जैसे जैसे देखो टाइम चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा तो ये पूरा चेंज होगा। ये क्या है? फेज। ये चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज करेगी। तो फेज जैसे जैसे टाइम के साथ चेंज करेगा, साइन या कॉस का एंगल चेंज करेगा। वो एंगल चेंज करेगा तो x की वैल्यू भी चेंज करेगी। दिस इज व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड। तो एक बार लिखवा देता हूं, फिर ये आपको शो करूं। अच्छा, ना सिर्फ पोजीशन बल्कि डायरेक्शन के बारे में बताएं। तो लिखिए जरा, फेज, फेज tells about the displacement and direction of velocity, direction of motion लिख लीजिए। phase tells about displacement and direction of motion at a given instant of time, at a given instant of time। तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी गिवन, अब यहां देख सकते हैं आप, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, और सेकंड चीज मैं क्या ऐड ऑन कर रहा हूं? डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्लियर करूंगा। वेट करें। डन है? एग्जाम के लिए इतना सॉल्यूशन। उसके साथ आप देखिए एक और चीज लिखेंगे, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज फाई नॉट, जिसे इको भी कहते हैं, EPOCH। Initial phase represented by phi naught is also called epo। अब देखो यार, इतना तो समझ में आ ही गया कि जो फेज है वो एंगल है, तो जो इनिशियल एंगल था वो बन जाएगा इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब अगर आपको कोई बोले कि इनिशियल डिफाइन करो तो क्या चीज बोलोगे? t is equal to 0 प्लस। इनिशियल का मतलब टाइम की फॉर्म होगा ना, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, सो t is equal to 0। सो अगर मैं यहाँ पे t को 0 पुट कर दूं तो जो बचेगा वो है इनिशियल। गॉट इट? तो लिख दीजिए, it may be defined as the phase at t is equal to 0, may be defined as phase at t is equal to 0। तो भाई ये बताएगा क्या? It will tell about initial position and direction of motion। लिख दीजिए, it tells about initial displacement and direction of motion, initial displacement and direction of motion। ठीक है? तो नॉर्मली पता है क्या होता है बच्चों को, कहां परेशानी होती है? कोई सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, आप उसकी एम्पलीट्यूड भी देख पा रहे हो, आप उसके डिस्प्लेसमेंट भी देख पा रहे हो, बट आप उसका फेज देख नहीं पा रहे हो, एंगल देख नहीं पाते ना, इसलिए परेशानी आती है। इसीलिए इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरीके से समझा के आगे चलूंगा। ठीक है? अब इतना तो क्लियर हो गया कि जब टाइम चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, यानी जिसको हम फेज बोल रहे हैं वो फेज चेंज होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, let displacement x is equal to a cos of omega t।
ठीक है, I'll take the same example जो मैंने 130 वाले बैच में लिया था, क्योंकि आज उस टाइम रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई तो भी कर। So x is equal to a cos of omega t. देखिए जरा, at t is equal to 0, omega t कितना हो जाएगा? बोल सकते हैं आप साथ साथ? 0, अरे t 0 तो omega t कितना? 0, और cos of omega t कितना हो जाएगा? 1, तो x कितना हो जाएगा? प्लस 6। ठीक है, लिखते जाए आप साथ साथ, और ऐसे लिखना कि साइड में ना जितना स्पेस ये यूज करो इतना ही स्पेस वो खाली रहता है, यहाँ पे कुछ और भी लिखना है साथ साथ। सो x को मैंने a cos ओमेगा t कंसीडर किया, जो अभी तक आप यूज करते आए हैं। t को 0 पुट किया तो ओमेगा t 0 हो गया, नहीं फेज 0 हो गया, इनिशियल फेज कितना हो गया? 0, तो cos ओमेगा t 1 बन गया, x इज इक्वल टू प्लस a। तो सही ये क्या समझा रहा है? x इज इक्वल टू प्लस a होने का क्या मतलब है? इनिशियली पार्टिकल कहां पर था? एक्सट्रीम पे था। सुनो, मतलब ठीक है, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप अटेंटिवली समझ पाओगे इस चीज को। देखो t को 0 पुट किया तो x कितना आ गया? प्लस से। x है क्या? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई? प्लस से, यानी वो कहां पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पर पार्टिकल कहां है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब ऐसे याद करो, मैंने आपको बताया था साइन 0 से शुरू होता है और कॉस मैक्सिमम से शुरू होता है, तो कॉस का फंक्शन है तो शुरू कहां से होगा? मैक्सिमम। मिस किया क्लास? नहीं, चलो ठीक है, समझिए, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू प्लस से आ गया। अब एक काम करते हैं, सेकंड, इसका फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आप उठाइए, एट t इज इक्वल टू t by 4, t इज इक्वल टू t by 4 करिए, शाबाश सॉल्व। ओमेगा t कितना हो जाएगा? ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू t by 4। थोड़ा बोल दिया करो यार साथ साथ, t से t कैंसिल, 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया? पाई बाय 2। वेरी गुड। सो t जब t by 4 है तो ओमेगा t पाई बाय 2 है, तो cos ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? 0 होता है, यानी कि जब टाइम t by 4 हो जाएगा तो पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा। ये मुझे किसने बताया? फेज ने बताया, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो ये तो थी पोजीशन। अब इसको सपोर्ट करने के लिए साथ में मुझे डायरेक्शन भी तो चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताएगा? वेलोसिटी। भाई जिधर मूव करोगे उधर वेलोसिटी होगी, सो ऑब्वियस आंसर है कि वेलोसिटी। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हेलो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, याद रखें अच्छे से। और साथ साथ याद करो, t का जो कोएफिशिएंट है वो आगे आके मल्टीप्लाई करता है। सो a cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन बनेगा a एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा t, लेकिन t का कोएफिशिएंट भी बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो इस चैप्टर में ये बार-बार होने वाला है, यहाँ पे बार-बार होने वाला है, तो इसलिए याद करेंगे इसे। x गिवन था, b निकालना था, dx by dt डिफरेंशिएट किया तो a एज इट इज, cos से बन गया माइनस साइन, लेकिन t का कोएफिशिएंट बाहर आके मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस ओमेगा a sin ऑफ ओमेगा। लिखो लिखो, शाबाश, कंप्लीट करो साहब सब, कंप्लीट करें। अब इसी को यूज करना है मुझे। जब t इज इक्वल टू 0 था, ओमेगा t 0 था, यहां पे तो sin ओमेगा t है, तो भाई sin 0 कितना हो गया? 0, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की शुरू में पोजीशन एक्सट्रीम पे थी और स्पीड कितनी थी? 0। बिल्कुल, आपने पेंडुलम को ऐसे खींचा तो एक्सट्रीम तो उसी को बोलते हैं जहां स्पीड 0 हो जाएगी, तो वहां से वो वापस आएगी, तो v कितना हो गया? 0। अब बात करते हैं इसकी, t इज इक्वल टू t बाय 4, यहां पर ओमेगा t कितना बन चुका है? पाई बाय 2, तो भाई साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। ठीक है, कुछ ही नहीं बोलते आप लोग। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 90 होता है। साइन 90 कितना होता है? +1। सो साइन पाई बाय 2 इज +1। तो यहां से आप v सॉल्व करने के बारे में देखिए, v कितना बन गया? v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a, देख सकते हैं, साइन ओमेगा t 1 बन गया, तो v इज माइनस ओमेगा। तो देखो इसने क्या बताया, t is equal to 0 पे particle was at extreme position and its velocity was 0. At t is equal to t by 4, particle is crossing the mean position in negative direction because the velocity is negative.
क्लियर हुआ? ये कौन डिसाइड कर रहा है? एंगल को डिसाइड कर रहा है। किसी एंगल पे साइन पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर ये एंगल की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है तो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। थर्ड में चली गई तो दोनों नेगेटिव। फोर्थ में चली गई तो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये x और v का एक कॉम्बिनेशन देगी। दोनों पॉजिटिव आ गए तो पार्टिकल इज इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिली लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव मिली तो पार्टिकल इज पॉजिटिवली डिस्प्लेस्ड लेकिन ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसके ऊपर मैं कल आपसे डिस्कशन। क्लियर हुआ? अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई और v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो नेगेटिव में है लेकिन जा की तरह है, पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे करके इसका पूरा डिस्कशन करें। आई होप अब आप फेज की बात समझ पाए होंगे। फेज इज बेसिकली द एंगल व्हिच इज गोना डिसाइड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, जिसके बेसिस पे आपको x और v पता चलेगा। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन करेगा। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।